सुनना है आप है। पिछली बार हम लोगों ने 3D में क्या देखा था, हम लोगों ने पहली इक्वेशन प्लेन की देख ली थी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। वहां पे एन कैप क्या था, यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर था किसका, नॉर्मल वेक्टर का। डी क्या है, डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ये दो चीजें थी वही ये चीज, हाँ है ना। आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, वहां पे यूनिट वेक्टर था नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर इज एन कैप एंड डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। इस चीज को फिर हमने खोला था तो ये इक्वेशन आई थी एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। आया था कि नहीं सब लोग? हाँ सर। ठीक है, अब मैं आगे की बात करूं, तुमसे ध्यान देना है आप सब लोग। 2 मिनट नितिन होस्ट करना है। अगर मैं आगे की बात करूं तो ध्यान देंगे आप सब लोग। तो हमारे पास आज दूसरी फॉर्म इक्वेशन की, जो प्लेन की जो दूसरी फॉर्म है, ठीक है, वो हम लोग करेंगे। तो ध्यान देना कैसे है। तो लिखो आप है इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a point, number 2 and लिखना and number 2 perpendicular to a vector। ठीक है, एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बनानी है जो कि पास कर रहा है एक पॉइंट से और एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तुम लोग को पता है कि डायरेक्शन जो होता है वेक्टर का, वो एक प्लेन का जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ की ओर होता है, प्लेन का डायरेक्शन कहाँ की ओर होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो खुद सोचो, मानो कि अगर मैंने बोला एक प्लेन है, इसकी इक्वेशन बनाएंगे हाँ अभी हम, फिर उसको याद कर लेंगे। एक प्लेन है मेरे पास में और उस पर एक पॉइंट लाई करता है। यहाँ पे पॉइंट को क्या मानना था, क्या बताया था, पॉइंट को क्या मानना है एकदम, x1 y1 z1, आगे ना। तो मानो ये प्लेन है, इसके ऊपर एक पॉइंट है मेरे पास में, दैट इज x1 y1 z1 और एक नॉर्मल वेक्टर है। नॉर्मल वेक्टर मतलब ऐसे n वेक्टर है जो कि प्लेन के क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट कहीं पे भी प्लेन में मान लो, जैसे कि मैंने ये मान लिया x y z, जिसको तुम बोलते हो r वेक्टर, जनरल पॉइंट जो होता है जनरल वेक्टर। तो मैंने एक पॉइंट मान लिया। अगर मैं इससे इसको माइनस करूंगा तो ये जो वेक्टर कहलाएगा, दिस वेक्टर इज आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अगर मेरा पॉइंट ए है, ए पॉइंट है, तो दिस वेक्टर इज आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, हाँ या ना सब लोग? अब कुछ सोचो, ये मेरा हाथ है, ये एक प्लेन है, इसमें 2 पॉइंट है, एक पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन है, ये रहा, ऐसा मान लो एक पॉइंट ये रहा मेरे पास में गिवन है, ये रहा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट ये रहा। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को माइनस करूंगा तो जो तुमको वेक्टर मिलेगा वो ये वाला वेक्टर मिलेगा, हाँ या ना? लेकिन एक नॉर्मल वेक्टर है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, और वेक्टर्स को परपेंडिकुलरली कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो क्या? यस सर। तो अगर ये वेक्टर है, अगर देखो इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट को माइनस कर दूंगा तो मेरे को ये वेक्टर मिल गया, और ये वेक्टर इस वेक्टर के क्या परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। बस। तो डॉट विद एन वेक्टर इक्वल टू 0। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट विद एन वेक्टर इक्वल टू 0। मतलब एक प्लेन है जिसका नॉर्मल वेक्टर तुमको पता है एन वेक्टर है, और ए वेक्टर क्या है, उस पर पॉइंट था, आर वेक्टर के एक जनरल पॉइंट मान लिया, तो तुम्हारी इक्वेशन आ गई आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट विद एन वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इनकी वैल्यूज अगर मैं पुट कर दूं तो ध्यान देना, आर वेक्टर होता है हमारे पास में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए वेक्टर होता है हमारे पास में x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है, और n वेक्टर को हम लोग कैपिटल ABC लिखते हैं, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, हाँ या ना सब लोग? आएगा। अब एक चीज समझो, इसको उठा के अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो कितना आएगा मेरे पास में, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस ए वेक्टर x1 आई कैप ब्रैकेट के अंदर प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप डॉट विद ए आई
प्लस बी जे प्लस सी के कैप इज इक्वल टू 0। आई कैप है तो x माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y माइनस वाई वन जे कैप प्लस z माइनस जेड वन के कैप डॉट विद ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप इक्वल टू 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारे पास में a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस c इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। समझे क्या सब लोग? तो तुम्हारे पास में दो इक्वेशन होगी, एक ये r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट विद n वेक्टर इक्वल टू 0 और दूसरी a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस c इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। और i कैसे भाई है, एक पॉइंट गिवन था और नॉर्मल वेक्टर गिवन थे। जो चीज गिवन है मैं उन पर टिक लगा रहा हूँ। ये पॉइंट गिवन है, ये नॉर्मल वेक्टर गिवन है। अगर ये गिवन है तो ये मैंने लेट कर लिया, ये पॉइंट मैंने लेट कर लिया कि कहीं ना कहीं प्लेन में लाई करेगा एक्स वाई जेड। भाई प्लेन में जितने भी पॉइंट आते हैं उन सबको रिप्रेजेंट करता है। अगर इस पॉइंट में से इसको माइनस करूंगा तो ये एक वेक्टर आएगा, इसको पैरेलली शिफ्ट करूंगा अगर नॉर्मल वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। देयरफॉर r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0 और ये हमारा आंसर आ गया। समझेगा सब लोग? हाँ सर। लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे। हाँ भाई, अगला जो है इसको देखो अप्लाई कैसे करेंगे, अब इसकी बात करते हैं। किताब में देखो 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज का। चलो भाई किताब में देखेंगे 11.3 का 5th क्वेश्चन। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 1 0 minus 2, passing through 1 0 minus 2 and normal vector is I cap plus j cap minus k cap। सिंपल। तो भाई मेरे को एक चीज अच्छे से पता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखो यहाँ पे मैं हर बार मेरे दिमाग के सामने क्या एक फिगर बनती है कि ये एक प्लेन है, इसमें एक पॉइंट है ये रहा, दैट इज 1 0 minus 2। नॉर्मल वेक्टर है वो ये रहा, दैट इज आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। मीन्स अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट मान लूंगा एक x y z, ठीक है, इससे इसको माइनस करूंगा तो x माइनस 1 आई कैप, y माइनस 0 जे कैप, z माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 के कैप आएगा। ये वेक्टर इसके क्या है, ये वेक्टर इसके क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। या तो तुम बार बार ये काम करो, या फिर याद रखो अगर एक पॉइंट पता है और उसका नॉर्मल वेक्टर पता है तो इक्वेशन इज r माइनस a वेक्टर डॉट विद n वेक्टर इक्वल टू 0 आएगा। हाँ या ना? तो r माइनस n इज r माइनस r वेक्टर माइनस a वेक्टर, a मतलब पॉइंट है तुम्हारा, दैट इज i कैप प्लस 0 j कैप माइनस 2 k कैप डॉट विद n वेक्टर, दैट इज i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप एंड दैट इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो इसका कोएफिशिएंट देखो 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 इंटू वाई माइनस 0 प्लस z इंटू प्लस नहीं यहाँ पे माइनस 1 है तो माइनस 1 इंटू वाई जेड माइनस ऑफ माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन विल बी x माइनस 1 प्लस वाई माइनस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन बिकम्स x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना? भाई खुद सोचो। आराम। जो पॉइंट है तुम्हारा x1 y1 z1 जो है दैट इज 1 0 माइनस 2। x1 y1 z1 जो है दैट इज इक्वल टू 1 0 माइनस 2। ठीक है। अगर मैं आगे की बात करूं नॉर्मल वेक्टर की, तो जो तुम्हारा n वेक्टर जो होता है ना ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप, वो कितना दिया हुआ है तुमको, दैट इज आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। मतलब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -1। इधर पे या तो वैल्यू उठा के पुट कर दो, और जो कार्टेशियन फॉर्म था वो क्या था, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0।
तो ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी की वैल्यू 1 इंटू वाई माइनस 0 प्लस सी की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 इंटू जेड माइनस ऑफ -2 इक्वल टू 0। तो कितना आ गया x माइनस 1 प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है, ये प्लस बनेगा -2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। एक ही बात है, चाहे वैसे करो चाहे ऐसे। समझेगा ये चीज सब लोग? हाँ भाई, इसमें एक वेक्टर फाइंड द वेक्टर बोला, तो फाइंड द वेक्टर कौन सा? कहाँ बोला फाइंड द R वेक्टर? माइनस कहाँ बोला फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन? फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, उसको पूरा पढ़। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन, अच्छा समझा? तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन एंड दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन, जो ये वाली होती है, बस उनके वैल्यूज डाल दे तो ये मेरी कार्टेशियन इक्वेशन आ गई प्लेन की, एंड दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। समझेगा सब लोग? जरूरी है कि दोनों सेम होंगे? दोनों सेम ही तो है भाई, बस ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको एक्स वाई जेड की फॉर्म में कार्टेशियन हो गया। नहीं, वैसा हमेशा नेसेसरी के दोनों इक्वेशन सेम ही आएंगे आंसर। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। हाँ ठीक है, लिखेंगे जल्दी। एक क्वेश्चन और देखते हैं सही यार। तो बेसिकली पता है तुम लोग को क्या याद करना है कि अगर एक प्लेन है वो एक पॉइंट से पास हो रहा है और एक नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है। नॉर्मल का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है, मतलब एक वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है जो कि एन वेक्टर है। तो कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन इज आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट विद एन वेक्टर इक्वल टू 0 एंड कार्टेशियन इक्वेशन इज ए इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। क्या इतना याद कर सकते हो सब लोग? हाँ अब मुद्दा ये नहीं है कि ये याद कौन कर सकता है, सभी करेंगे। मुद्दा ये है कि ये आया कहां से, तो ये भी याद रखना है, साथ में इसका डायग्राम भी कि भाई ये आया कहां से था। तो एक पॉइंट है ए वेक्टर, ये वाला पॉइंट है, और एक नॉर्मल वेक्टर मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक वेक्टर ऐसा है जो कि प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सिंपल सी बात ये है कि मैं कहीं पे एक लेट कर लेता हूं पॉइंट आर वेक्टर, तो जब मैं ये वाला वेक्टर लूंगा तो आर माइनस ए वेक्टर ही आएगा। दिस वेक्टर इज आर माइनस ए वेक्टर, और उसका मैं डॉट करूंगा जब प्लेन को इधर लेके जाऊंगा, इधर पे शिफ्ट कर दूंगा पैरेलली, तो ये दोनों परपेंडिकुलर आएंगे। डॉट विद एन वेक्टर कितना आएगा आंसर 0। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ या ना? ये समझ में आती है तो ये चीज समझ में आ गई। अब एक चीज देखो यहाँ पे, अगर किसी ने बोला हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 2, ये बोला है, किस चीज की इक्वेशन होगी? ये प्लेन की होगी, आगे ना। ये जो 2 3 4 आए हैं, पता है क्या है? ये जो 2 3 4 आए हैं, दीज आर नथिंग बट द नॉर्मल वेक्टर। समझे क्या? जैसे कि समझाता हूं, ध्यान दो। यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 4 6। और कभी भी एक चीज बताता हूं तुम लोग को, जो वेक्टर फॉर्म होती है ना वो कभी किसी काम नहीं आती। हरदम सॉल्विंग के टाइम पे कौन सी फॉर्म काम आती है? सॉल्विंग के टाइम पे कार्टेशियन फॉर्म, क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड होते हैं। वेक्टर फॉर्म दिखने में शॉर्ट लगती है बट सॉल्विंग के टाइम पे हरदम कार्टेशियन फॉर्म काम में आएगी। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 4 6 एंड नॉर्मल वेक्टर इज एंड परपेंडिकुलर टू, लिख लो परपेंडिकुलर टू। एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालो जो 1 4 6 से पास हो रहे हैं, परपेंडिकुलर टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ये किताब का क्वेश्चन है, हाँ कि ना सब लोग? हाँ भाई। तो अब मुद्दा क्या है, खुद इमेजिन करो, ये पॉइंट ये रहा तुम्हारा, ये नॉर्मल वेक्टर ये रहा, ये भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो, आर वेक्टर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। मैं कहूंगा ये वाला लिख के दिखाओ मेरे को, कार्टेशियन फॉर्म, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म हमारे काम में आएगी। अगर वो भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आर वेक्टर देखो सिंपल सी बात है, ए वेक्टर कितना होगा तुम्हारा, बोलो भाई ए वेक्टर कितना आएगा? आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। एन वेक्टर मतलब नॉर्मल वेक्टर कितना आएगा तुम्हारा? आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। सिंपल सी बात है। अब अगर मैं आंसर की बात करूं वहां पे, तो आंसर की बात देखना वहां पे, आर माइनस ए डॉट विद एन इक्वल टू 0। ठीक है, तो आर वेक्टर तो ऐसे ही रहने दो, माइनस ए वेक्टर लिख, तो दैट इज आई कैप प्लस 4j कैप
प्लस 6k कैप डॉट विद n वेक्टर दैट इज i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप एंड दैट इज इक्वल टू 0। आएगा भाई? अब आगे की बात करता हूँ। क्या बोल रहा है सर? इसको ऐसे सॉल्व करो वैसे सॉल्व करो, आनी तो पार्टीशन इक्वेशन। हाँ, मैं वो नहीं बोल रहा, जस्ट भाई पेपर पे कई बार रहता है कि जैसे एनडी का पेपर है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, चारों बोलेगा वेक्टर इक्वेशन इज, तो वेक्टर इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए ना, इसलिए लिखवा रहा हूँ। बाकी तो यही काम में आनी है। तब चेक करो, चाहे अभी इसको खोल करके इंटू कर लो और चाहे डायरेक्टली उसको पुट कर लो। ए की वैल्यू कितनी है भाई तुम्हारी 1, तो 1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है -2। तो भाई मैं लिख देता हूँ पहले, देखो यहाँ पे a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू एक्स माइनस पॉइंट कितना है 1, तो 1, b की वैल्यू -2 इंटू वाई वन पॉइंट कितना है भाई, y1 पॉइंट है 4, तो -4 प्लस c कितना है 1 इंटू जेड माइनस z1 पॉइंट कितना है 6 इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपेंड करो तो कितना आएगा ये x माइनस 1 माइनस 2y प्लस 8 प्लस z माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2y प्लस z, x माइनस 2y प्लस z आ गया। और यहाँ पे कितना आ गया, -1 प्लस 8 कितना होता है 7 माइनस 6 1 इज इक्वल टू -1। ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन, हाँ या ना, बन गई? अब एक चीज बताओ मेरे को, अगर कभी किसी ने बोला x माइनस 2/3 इज इक्वल टू y प्लस 2/y माइनस 1 इक्वल टू z माइनस 1/6, ये किस चीज की इक्वेशन है? लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, आगे ना, जिसका जो डायरेक्शन दिखाता है वो कौन सा वेक्टर दिखा रहा है, ये वाला, ठीक है। अगर ऐसी इक्वेशन आ जाती है जैसे ये रही x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू -1, तो ये ऐसी इक्वेशन किस चीज की इक्वेशन होती है? प्लेन की। और जिसका जो नॉर्मल वेक्टर है, मतलब जो प्लेन का डायरेक्शन दिखा रहा है, वो नॉर्मल वेक्टर देखो 1 -2 1, यही है क्या 1 -2 1? मतलब अगर एक वेक्टर दिया हुआ है तुम लोग को ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू सम d, दैट मीन्स उसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा दैट विल बी ai कैप प्लस bj कैप प्लस, हाँ या ना सब लोग? इस चीज को नोट डाल के रखेंगे जल्दी से, नोट। अगर एक वेक्टर दिया हुआ ax प्लस by प्लस cz, या ऐसे लिख लो, इसको कैपिटल लिख लो, ax by cz d, तो जो नॉर्मल वेक्टर होगा n वेक्टर होगा, मतलब जो प्लेन का डायरेक्शन दिखाता है, दैट इज ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। समझ में आई ये बात सबको? ठीक है, ये लिखो जल्दी से, और ये मेन चीज है, इसको नोट डाल के रखो। चलो अगला वो देखते हैं हम लोग क्या बोलता है, अगला डेरिवेशन देखते हैं अपना। अब हमारे पास क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, ठीक है, देखेंगे वहां पे इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू passing through 3 non-collinear points। ठीक है, तो मान लेते हैं कि प्लेन है मेरे पास में, इसके ऊपर 3 पॉइंट लिए मैंने, ठीक है, ये एक प्लेन है और इसके ऊपर मैंने 3 पॉइंट लिए। एक ये रहा, इसको मैं ए नाम दे रहा हूं, एक ये रहा, इसको मैं बी नाम दे रहा हूं, और एक ये रहा, इसको मैं सी नाम दे रहा हूं। समझे क्या? समझे? ठीक है। और एक और मैं कहीं अपनी मर्जी से मान रहा हूं पॉइंट, दिस इज पॉइंट आर वेक्टर, मान सकता हूं सब लोग? अच्छा, मैं 3 वेक्टर निकालूंगा। अगर मैं बोलूं आर माइनस ए वेक्टर, तो इज दिस आर माइनस ए वेक्टर? फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज आर माइनस ए, हाँ कि ना? फिर मैंने बोला मैं एक और वेक्टर निकालूंगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो इज दिस बी माइनस ए वेक्टर?
फिर मैंने बोला मैं एक और वेक्टर निकालूंगा सी माइनस ए वेक्टर, तो ये भी एक सी माइनस ए वेक्टर है, हाँ या ना? बिल्कुल है। बिल्कुल। अब एक चीज देखने वाली क्या है, ध्यान देंगे आप सब लोग, देखने वाली चीज क्या है, इन दोनों का अगर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो कि परपेंडिकुलर होगा प्लेन के। होगा। करेक्ट माय पॉइंट? कितने वेक्टर थे यहाँ पे, बोलो भाई, सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। 1 2 3, ये ए है, ये बी और ये सी है भाई। और ये मैंने लिया एक और आर वेक्टर, तो ये है बी माइनस ए, ये है सी माइनस ए और ये है आर माइनस ए, हाँ या ना? हाँ भैया। बी माइनस ए का क्रॉस करो सी माइनस ए के साथ में, मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लो। आई रिपीट, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लो तो तुमको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो परपेंडिकुलर होगा इन दोनों के। हाँ होगा। वो क्या इसके भी परपेंडिकुलर है? हाँ। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0। मीन्स मैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर जो है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये रहा, क्रॉस विद सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये रहा, करूंगा तो एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो कि इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। आई रिपीट, बी माइनस ए क्रॉस विद सी माइनस ए, एक ऐसा वेक्टर आएगा जो इन दोनों के तो परपेंडिकुलर होगा ही, प्लेन के भी परपेंडिकुलर आएगा। और वो कैसे एक्ट करेगा, इस प्लेन के किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉर्मल वेक्टर की तरह। तो अभी तक थोड़ी देर पहले तुम लोग कर रहे थे ना, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट विद एन वेक्टर इक्वल टू, हाँ कि ना? तो यही तो तुम्हारा नॉर्मल वेक्टर है, हाँ या ना? हाँ। तो अब मैं इसकी जगह इसको इनटू कर देता हूं किससे? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट विद बी माइनस ए क्रॉस विद सी माइनस ए इक्वल टू 0। बन गई इक्वेशन, हाँ या ना? अब इस सब को अगर वैल्यूज मैं पुट कर दूंगा, अगर इन सब की वैल्यूज पुट कर दूंगा, आर की वैल्यू एक्स वाई जेड पुट कर दी, ए की वैल्यू x1 y1 z1, बी की वैल्यू x2 y2 z2 एंड सी की वैल्यू x3 y3 z3, अगर पुट कर दूंगा तो दिस पूरी इक्वेशन बिकम्स x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस x माइनस x1 x2 माइनस x1 x3 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 y3 माइनस y1 z माइनस z1 z2 माइनस z1 z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। मीन्स इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो, बात एक ही है। कैसे? बी वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। सी वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस कर रहे हो, दैट इज x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। आर में से ए को माइनस कर रहे हो, दैट इज x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। इनका डॉट करना है, तो ये आ रहा है तुम्हारा पूरा आंसर। मीन चाहे इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो, बात एक ही है। समझे क्या बात को? हाँ भैया। ठीक है, देखिए जल्दी से लिखेंगे इसको। हाँ लिखो, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। मुद्दा आज के लेक्चर का ये है कि जितने भी फॉर्म्स है वो लिखवा दूं और फॉर्मूले लिखवा दूं, सो दैट कल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके। सुनना है आपने, 2D में जब तुमने लाइन पढ़ी थी, अगर लाइन x एक्सिस पे y a का इंटरसेप्ट बनाती है, y एक्सिस पे b का इंटरसेप्ट बनाती है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू होता है। वहीं पे अगर एक प्लेन है 3D में, एक प्लेन है ऐसे, समझ गए? वो इस पॉइंट पे कट कर रहा है 0, a, 0, b, 0, x एक्सिस पे कट कर रहा है a, 0, 0 एंड z एक्सिस पे कट कर रहा है 0, 0, c। तो इसकी प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c इज इक्वल टू 1। याद रहेगा सब लोग? जैसे कि यहाँ पे था x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1, वैसे यहाँ पे क्या है? एक प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन जो है x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रहा है y एक्सिस पे z एक्सिस पे। उस दिन तुम लोग को मैंने 3D में कंप्यूटर पे दिखाया था कि जब इसको ऐसे घुमाऊंगा तो बीच में तुमको गैप दिखाई देगा पीछे की साइड में। यस सर। तो ये वैसा ही प्लेन है कि x एक्सिस पे कट कर रहा है, y एक्सिस पे z एक्सिस पे ऐसे तिकोना कट कर रहा है ऐसे। तो भाई ये पॉइंट आ रहा है a 0 0, मतलब x एक्सिस की जो लेंथ आ रही है जहां पे कट कर रहा है, दैट लेंथ इज a।
वाई एक्सिस की लेंथ जहां पे वो कट कर रहा है दैट इज बी, जेड एक्सिस की लेंथ जहां पे वो कट कर रहा है दैट इज सी। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्लेन की इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। समझेगा सबको? एबीसी जो है इक्वेशन की वो है। हाँ एबीसी इनकी लेंथ है, एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस वाई एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट है। समझेगा सबको? हाँ हाँ चलो न्यू सेशन ज्वाइन कर लेना जल्दी से लिख करके उसको। नेक्स्ट अगली इक्वेशन देखेंगे प्लेन की। तो भाई सिंपल सी बात है, पहली क्या थी, अ प्लेन जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से डी है और उसका नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर एन कैप है, तो आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। दूसरी हम लोगों ने देखी अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर एन वेक्टर, तो आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन देखी अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो हम लोगों ने क्या बोला, आर माइनस ए डॉट विद बी माइनस ए क्रॉस विद सी माइनस ए इक्वल टू 0, और उन सबकी कार्टेशियन फॉर्म लिखते गए। अब ये हमारा आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। ठीक है, इसके ऊपर बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स के बोर्ड में, करेंगे हम लोग। आगे देखना है यहाँ पे, अ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। लिखो यहाँ पे, अ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन of two planes, a plane passing through line of intersection of two planes। ठीक है, क्या है इसका मीनिंग, क्या है समझना है। लेट्स सपोज ये कॉपी है, हाँ या ना, क्या ये एक प्लेन है यस सर। और ये भी एक प्लेन है, और अगर मैं बोलूं ये एक प्लेन है, यस सर। तो चेक करो ये कितने प्लेन है टोटल, 3। और ये वाला प्लेन और इस वाले प्लेन का जो इंटरसेक्शन है ये क्या है, ये लाइन, और उस लाइन से ये वाला प्लेन पास कर रहा है। समझे क्या? हाँ। और ऐसा क्या एक ही प्लेन हो सकता है क्या? एक तो ये रहा, एक ये रहा, हाँ। एक और है ये लो, ठीक, मतलब कितने भी प्लेन अलग अलग एंगल पे बना सकता हूं मैं ऐसे। तो मेरा मुद्दा क्या है, वो डिपेंड करेगा कि आगे तीसरी कंडीशन क्या है। सुनना यहाँ पे, लेट्स सपोज मेरे पास में ये रहा एक प्लेन, ठीक है, ये एक प्लेन है मेरे पास में दूसरा प्लेन ये रहा, दिस इज प्लेन 1 P1, दिस इज प्लेन 2 P2, और एक तीसरा प्लेन ये रहा, है कि नहीं है? सब लोग अगला प्लेन बनाते हैं भाई, चौथा प्लेन बनाते हैं इस, तो भाई मेरे पास में अगला प्लेन ये रहा, है कि नहीं? और भी हो सकता है भाई मेरे पास में, एक और प्लेन बनाते हैं, ये रहा मेरे पास में एक और प्लेन, है कि ना? मतलब जो दो प्लेन्स है, इन दोनों प्लेन्स का जो इंटरसेक्शन है, दैट इज लाइन। इस प्लेन की इक्वेशन तुमको गिवन है, इस प्लेन की इक्वेशन गिवन है, दोनों प्लेन की इक्वेशन गिवन है, तुमको इन प्लेन्स की इक्वेशन निकालनी है। और ऐसे और भी सारे प्लेन्स हो सकते हैं। तो देखो, इफ P1 इक्वेशन ऑफ प्लेन 1, इफ इक्वेशन ऑफ प्लेन 1 एंड प्लेन 2 आर गिवन, प्लेन 1 की इक्वेशन है P1, प्लेन 2 की इक्वेशन है P2, ये गिवन है। देन general equation of plane passing through line of intersection, मतलब दोनों प्लेन के जो इंटरसेक्शन की जो लाइन है उससे जो सारे प्लेन जा रहे हैं उनकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, दैट इज P1 प्लस लैम्बडा P2 इक्वल टू 0, P1 प्लस लैम्बडा P2 इक्वल टू 0। समझे क्या बात को? मान लेते हैं प्लेन 1 की इक्वेशन तुम लोग को ऐसे दी हुई है, प्लेन 1 की इक्वेशन दी हुई है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस में दी हुई है किताब में, हम मतलब d1 उस साइड में दिया हुआ किताब में, उस हिसाब से ही ले लेते हैं हम लोग भी। तो भाई किताब में हमारे
किस साइड में दिया हुआ है, उस साइड में दिया हुआ है किताब में, ठीक है, तो अपन भी उस साइड ले लेते हैं, इज इक्वल टू d1। क्या ये प्लेन की इक्वेशन है, हाँ या ना सब लोग, ठीक है। प्लेन 2 की इक्वेशन है, प्लेन 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। अब एक चीज बताओ, प्लेन 1 की इक्वेशन अगर d1 को इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा, बोलो बोलो, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 बनेगा, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इक्वल टू 0 आएगा, हाँ या ना। इन दोनों में से x कॉमन निकालो तो तुमको मिलेगा a1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b1 प्लस लैम्डा b2y प्लस c1 प्लस लैम्डा c2z इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2 मिलेगा। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द d1 और d2 कांस्टेंट है ना, प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d, प्लेन की इक्वेशन होती है ना ये, होती है। तो d आर सम कांस्टेंट नंबर्स, समझे, a b c आर द नॉर्मल वेक्टर्स, तो भाई इसका नॉर्मल वेक्टर प्लस लैम्डा a2, a1 प्लस लैम्डा a2, b1 प्लस लैम्डा b2, c1 प्लस लैम्डा c2 xyz इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2, समझे क्या ये चीज। अब मुद्दा क्या है, ये प्लेन बनेगा, ये प्लेन बनेगा, ये प्लेन बनेगा या कोई और प्लेन बनेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब बात हुई है ना एक और, अब ये तो एक जनरल फॉर्मूला हो गया, एक और कंडीशन क्वेश्चंस में दी जाएगी जिससे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा की, बस। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो कि अगर कभी बोला जाता है अ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, तो सबसे पहला पॉइंट आएगा p1 प्लस लैम्डा p2 इक्वल टू 0। आई रिपीट, अ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, तो पहला पॉइंट आएगा p1 प्लस लैम्डा p2 इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी वो बाद की बात है, समझे क्या। चलो लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे इसको। चलो अगला ऑप्शन, अगला फॉर्मूला देखना भाई, यहाँ पे अगला है कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, ठीक है, कैसे होगी ध्यान देना आप सब लोग। दो लाइंस कोप्लेनर है कि नहीं, उसके ऊपर कंडीशन क्या है, ये फॉर्मूला मैं क्यों बता रहा हूं, तो बेसिक सी बात ये फॉर्मूला बताने के पीछे की जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कई बार, उनको आप जुगाड़ से नहीं कर सकते, उनके लिए आपको पूरी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, हाँ कि ना, समझे। और जो न्यूमेरिकल आते हैं ना, जिनमें नंबर आंसर ऑप्शन दिए, उनको आप जुगाड़ से कर सकते हो, बट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए आपको परफेक्ट पता होना चाहिए कि क्या होता है। अब आगे के मुद्दे की बात करता हूं, सुनना है कोप्लेनरिटी ऑफ लाइंस, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, ठीक है, दो लाइन की कोप्लेनरिटी कैसे प्रूव करते हैं। तो भाई एक लाइन की दो चीजें होती है, b1 और b2 होता है। लेट्स सपोज एक लाइन है r वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, और दूसरी लाइन है r वेक्टर इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, हाँ या ना, ये दो लाइन है। और मान लो वो एक प्लेन में, मान लो एक प्लेन में एक लाइन ये रही, एक लाइन कहीं यहां है, मान लेते हैं ये इसका पॉइंट है a1 वेक्टर, और इसका b1 वेक्टर ये रहा b1 वेक्टर, इसका एक पॉइंट है a2 वेक्टर, और इसका b2 वेक्टर ये रहा b2 वेक्टर, होगा भाई। b1 वेक्टर का मतलब क्या होता है, लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल होती है। b2 वेक्टर का मतलब क्या होता है, लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है। अगर इन दोनों वेक्टर्स को मैं पीछे की ओर एक्सटेंड करूंगा तो क्या ये इंटरसेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं जाकर के, ठीक है। अगर मैं b1 का क्रॉस करूंगा b2 के साथ में, शायद वो एक ये वेक्टर बनेगा जो कि प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। लेकिन अगर मैं a2 माइनस a1 करूंगा, a2 माइनस a1 वेक्टर वो किस में लाई करेगा, प्लेन में। तो b1 क्रॉस b2 का a2 माइनस a1 के साथ में डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो बस अगर इफ टू लाइंस आर कोप्लेनर देन b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट विद a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, मीन्स
ये जो दो लाइनें हैं, ये जो दो हैं B1 और B2, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, डॉट कर दो A2 माइनस A1, जो ये दो पॉइंट दिए इक्वल टू 0। इस चीज को शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं मैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इनके लिए B1 के लिए A1 B1 C1 जो इसके कोएफिशिएंट होंगे, B2 के लिए A2 B2 C2, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0। और तुम पता है इसको याद मत करो, इसको याद करो। समझे क्या ये चीज, यस सर। ये तो अपने आप आ जाएगा। समझा क्या, और ये आया कहां से कि अगर दो वेक्टर है B1 B2, उनका क्रॉस करूंगा तो एक ऐसा वेक्टर निकलेगा दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ। इट्स लाइक कि तुम लोग को मैंने दो पॉइंट दिए हुए थे यहाँ पे, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, यहाँ पे इन दोनों के ये रहे दो पॉइंट। अगर इन दोनों पॉइंट को माइनस करूंगा A1 को और A2 को, तो यहाँ पे ये वेक्टर बनेगा, यस सर। और B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ क्यों आएगा, तो वो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ना, परपेंडिकुलर। तो इसलिए B1 क्रॉस B2 डॉट विद A2 माइनस A1 इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन बन गई। समझे क्या, हाँ। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो 3D में हम लोग लगा रहे हैं ना, दैट इज नॉट इक्वेशन, दोज आर जस्ट कंसेप्ट्स। उस फॉर्म में लिख के हम उसको याद कर ले रहे हैं। समझे क्या, जल्दी से लिखो उसको। अगला देखते हैं भाई, नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है हमारे पास में दैट इज एंगल बिटवीन, शायद पहले तो चलो ये दोनों ही बताता हूं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ये बहुत इजी है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। पिछले साल तुम्हारे पास में एक चीज थी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम, था ये। लेट सपोज एक पॉइंट होता था x1, y1, और एक लाइन होती थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये डिस्टेंस कितना होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोला, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मैग्नीट्यूड मॉड। हाँ। बस अगर एक पॉइंट है हमारे पास में x1, y1, z1, और एक प्लेन है हमारे पास में, प्लेन इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो दैट इज p परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। कर सकते हो यार, हाँ कि ना, बस by1 में आगे z1 आ गया, d आ गया, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सेम फॉर्मूला है सब लोग। हाँ भैया, जल्दी लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे। अगला देखते हैं भाई, यहां पे लिखो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, अब खुद देखो यहां पे तुम लोग एक चीज, कॉपी है, ये दो प्लेन है सब लोग, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल क्या है, ये वाला। हाँ भैया। अगर मैं बोलूं इनके जो नॉर्मल वेक्टर्स होंगे वो कुछ ऐसे दिखाई देंगे, नॉर्मल वेक्टर्स, इधर का ऐसे होगा और इधर वाले का ऐसे, इधर का नॉर्मल वेक्टर ऐसे जाएगा, इधर का नॉर्मल वेक्टर ऐसे ऊपर की ओर होगा, और इधर का जो नॉर्मल वेक्टर है वो ऐसे जाएगा। हाँ। तो ये जो एंगल बन रहा है नीचे वाला, और ये जो इन दोनों का क्रॉस होकर बन रहा है, दोनों सेम बन रहे हैं। हाँ भैया। हाँ कि ना, मीन्स अगर तुमको दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना है, दैट इज नथिंग बट उनके किसके बीच का एंगल निकाल दो, नॉर्मल वेक्टर के बीच। सेम चीज थी, अगर दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो लाइन के बीच का छोड़ के किसके बीच का निकाल दो, पैरेलल वेक्टर, बी वेक्टर जिसको बोलते हो। तो सेम चीज है, इफ ध्यान दो यहाँ पे, मान लेते हैं जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है मान लो, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 बन रहा है। 90। और खुद देखो इनके नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल भी कितना बन रहा है, 90। हाँ या ना।
सब लोग? तो सिंपल सी बात है, ध्यान देंगे आप यहाँ पे, तो इनके नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल भी 90 बन रहा है। तो मीन्स अगर एक वेक्टर है r1 डॉट या r माइनस ए, एक प्लेन है p1, दैट इज r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू 0, r वेक्टर माइनस a2 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू 0। मीन्स तुम लोग को उसके ये पता है, क्या बोलते हैं, n1 n2 पता हुआ है, पता है कि नहीं पता? तो देयरफॉर n1, यार एक बार एंगल निकालने के लिए क्या लगाते हो? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए क्या लगाते हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो n1 डॉट n2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ n1 मॉड ऑफ n2 cos थीटा। भाई लाइन में भी तो ये लगाया था, b1 डॉट b2 इक्वल टू मॉड b1 मॉड b2 cos थीटा लगाया था। तो बस आ गया भाई, ये नीचे आ जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट विद n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ n1 मॉड ऑफ n2। खत्म बात, समझे क्या? हाँ भैया। सब लोग? अगर एक लाइन इस तरीके से दी हुई है, एक लाइन की इक्वेशन इस तरीके से दी हुई है, a1x प्लस सॉरी प्लेन की b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो सिंपल सी बात है, n1 डॉट n2 कितना आएगा बोलो भाई? cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 कितना आएगा बोलो भाई? a1 a2 b1 b2 c1 c2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। आएगा कि नहीं? यस सर। भाई किताब में ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना। अगर दो प्लेन दिए हुए हैं, उनके बीच का अगर नॉर्मल वेक्टर, उनके बीच का एंगल निकालना है, दैट मींस उनके नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। समझा गया आपको? d1 to d2 होगा। नहीं भाई, उससे मतलब ही नहीं है ना। नॉर्मल वेक्टर डायरेक्शन कौन दिखा रहा है? डायरेक्शन कौन दिखा रहा है? बोल भाई, डायरेक्शन कौन दिखा रहा है? नॉर्मल वेक्टर दिखा रहा है ना। तो ये d1 d2 कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, हमको सिर्फ इनसे मतलब है। समझा क्या? जल्दी से लिखेंगे, जल्दी से। लास्ट चीज भाई, एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन। लिखो वहां पे, एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन। अब समझना इस चीज को थोड़ा सब लोग। लेट सपोज एक प्लेन ऐसा, ध्यान देना आप सब लोग, एक प्लेन ही है ना, ठीक है, एक लाइन ऐसे जा रही है, इसको कट करती हुई, यहां पर कट कर रही है और ऐसे जा रही है, ठीक है। इसका जो नॉर्मल वेक्टर है पेन का नॉर्मल वेक्टर ये रहा ऊपर की ओर, और लाइन का बी वेक्टर इसी लाइन के अलावा होगा, हाँ कि ना सब लोग? तुमको लाइन के और पेन के बीच का एंगल बताना है, लाइन के और पेन के बीच का। अब खुद से देखो यार एक चीज, ये रहा प्लेन, ये रही लाइन जो इस पे ऐसे आ रही है, लाइन और पेन के बीच का एंगल कहां पे है? ये रहा पेन, ये रही लाइन, लाइन और पेन के बीच का एंगल बताओ कहां पे है? नीचे वाला, मतलब ये जहां मेरा अंगूठा ये वाला, ठीक है। बट एक बात बताओ, लाइन का नॉर्मल वेक्टर किधर की ओर होता है? लाइन का नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हाँ कि ना? लाइन का नॉर्मल वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और लाइन का ये वाला जो वेक्टर, लाइन ये रही, ये लाइन है, हम पता लाइन और पेन के बीच का एंगल नहीं निकाल सकते, बट लाइन प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के बीच का और लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, ये वाला। और ये टोटल एंगल कितना है? ये वाला 90। तो अगर ये एंगल हमने थीटा निकाल दिया तो उसको 90 में से माइनस कर देंगे तो ये नीचे वाला एंगल मिल जाएगा। समझा मेरा पॉइंट सबको? तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, एन वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालूंगा थीटा, बट ये क्योंकि ये देखो, ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है ना पूरा, तो ये एंगल कितना बचेगा? मीन्स अगर तुम लोगों ने बी वेक्टर और एन वेक्टर के बीच का एंगल 30 डिग्री आया है और कोई तुमसे पूछे बताओ भाई लाइन और प्लेन के बीच का एंगल कितना है, तो आंसर विल बी 60 डिग्री।
समझे? हाँ तो अब हम पता है हम प्लेन और लाइन के बीच का एंगल नहीं निकाल सकते, बट हम प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के बीच का और प्लेन के बी वेक्टर के बीच का, लाइन के बी वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। और एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं बोलो? बस तो बी वेक्टर मतलब एक प्लेन गिवन है r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0 और एक लाइन गिवन है r वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो इसका नॉर्मल वेक्टर ये रहा जो डायरेक्शन बताता है, इसका पैरेलल वेक्टर ये रहा जो डायरेक्शन बताता है। तो बी वेक्टर डॉट विद एन वेक्टर इज इक्वल टू मॉड बी मॉड एन कॉस थीटा। ठीक है, तो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू बी डॉट एन डिवाइडेड बाय मॉड बी मॉड एन। अब सिंपल सी बात है, थीटा एक बार आ जाएगा और अगर कोई तुमको आंसर पूछेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट आंसर बताना है। क्यों? क्योंकि थीटा तो ये है, बट तुमको आंसर में क्या चाहिए? प्लेन और लाइन के बीच का एंगल। तो प्लेन और लाइन के बीच का एंगल इज 90 माइनस थीटा। हाँ या ना? हाँ भैया। या फिर तुम इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, डायरेक्टली कॉस थीटा को क्या लिख देते हैं लोग? साइन थीटा, और थीटा ये वाला एंगल बोलते हैं, इसको बोलते हैं थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू बी डॉट एन डिवाइडेड बाय मॉड बी मॉड एन। समझे? डायरेक्ट क्यों बताता हूं भाई? कॉस थीटा अगर मैं इसको, ये थीटा है तुम्हारा, ये फाई है मान लेते हैं। थीटा को क्या लिख सकते हो तुम लोग? थीटा को लिख सकते हो 90 माइनस फाई। हाँ भैया। तो cos 90 माइनस फाइव इज इक्वल टू बी डॉट एन डिवाइडेड बाय मॉड बी मॉड एन। देयरफॉर sin फाइव इज इक्वल टू बी डॉट एन डिवाइडेड बाय मॉड बी मॉड एन। इसमें जो है फाई आया, फाई ये कौन सा एंगल है? एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द लाइन। मीन्स अगर तुमको डायरेक्ट बी वेक्टर पता है और एन वेक्टर पता है और तुमको डायरेक्टली एंगल चाहिए तो तुम ये लिखा दो, साइन थीटा इज इक्वल टू बी डॉट एन अपॉन मॉड बी मॉड एन। अगर तुमने ये फॉर्मूला यूज किया साइन लगा के, तो जो थीटा आएगा वो दैट विल बी द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। अगर तुमने ये यूज किया तो दैट विल बी एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर एंड द बी वेक्टर। उसको फिर 90 में से माइनस करके लाइन और प्लेन के बीच का मिलेगा। समझे क्या? हाँ भैया। भाई नितिन लोग समझे? हाँ। चल लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे। हाँ भाई, यहाँ पे होता है हम लोग के 3D के प्लेन्स के सारे फॉर्मूले खत्म। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे इनके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बोर्ड के भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में हम लोग फिर एनडीके करेंगे। ठीक है, चलो फिर बाय बाय।